जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। जैसा आपको पता था आपका जियोग्राफी का पेपर बहुत ही मस्त और शानदार होने वाला है और बिल्कुल आपका पेपर वैसा ही हुआ। बहुत से मैसेज फोन कॉल्स मुझे ऐसे आ रहे थे, सर आपको पहले ही पता होता है पेपर ये आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बस आप सबके साथ मेहनत करते हैं और उससे अपने आप अंदाजा हो जाता है भी इस बार ये आने वाला है, पेपर मेरा नहीं बनाया हुआ है। चलिएगा, बहुत अच्छा लगा, आप सबकी मेहनत है वो रंग ले आई। तो चलिए अब अपने बात करते हैं पेपर के सॉल्यूशन के ऊपर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार भी होगा। अब उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को। और अपना पेपर का ये 2024 का अपना पेपर आ गया। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। ये सारे दिशा निर्देश थे वो आगे, जैसा आपको बुकलेट में सब कुछ जो बताया हुआ था, सभी क्वेश्चन वैसे के वैसे ही आ गए। कई क्वेश्चन तो एक ही पेज से सारे उठा लिए। पहले का पहला प्रश्न था, ये परिभाषा आई थी और परिभाषा किसकी है? ये थी एलन सैंपल की परिभाषा, यानी इसका उत्तर है वो वह है, वो आपका सही हो गया। उसके बाद में बात करें अपने अगला दूसरा प्रश्न था, प्रवास का प्रश्न था और इसका सही उत्तर है भी प्रतिकर्ष कारक है वो कौन सा है? तो वो हो गया अपना बेरोजगारी। तीसरा था कौन सा कथन सत्य है ये बताना था, तो इसमें सत्य कथन बताना है तो कौन सा हो गया? ये अपना ब ऑप्शन, भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है, तो ब उत्तर है वो आपको इसका वहां पर देना था। एक भी लाइन मुझे ऐसी नहीं मिली जिसका मैंने आपको अभ्यास नहीं करवाया हो। हम सब ने मिलकर उसका अभ्यास किया है और उसी का परिणाम है भी बहुत सारे बच्चों के पूरे में से पूरे मार्क्स आ रहे हैं। उपलब्ध कच्चे माल वाला जो प्रश्न था भी कौन सी क्रिया का हिस्सा है, तो वो कौन सी क्रिया हो जाती है? ब ऑप्शन हो गया अपना द्वितीय क्रियाएं। उसके बाद में प्रश्न था विश्व का सघनतम जो रेल तंत्र है वो हमें कहां पर मिलता है, तो ए ऑप्शन हो गया, वो यूरोप की बात हो गई। इसी कड़ी में अगला प्रश्न था भारत की पहली जनगणना है वो कब हुई थी? भारत की पहली जनगणना है वो कब हुई थी? ए ऑप्शन हो गया 1872 में। फिर था पान्ना, पाडा, पाली, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सब क्या है? ए ऑप्शन ही हो गया इसका भी, ये सारी पल्ली बस्तियां हैं। उसके बाद में प्रश्न था अपना रबी की फसल का प्रश्न था भी, रबी की फसल है ये, इसका उत्तर हो गया द सरसों, द ऑप्शन हो गया इसका। अगला जो 9वां प्रश्न था अपना, वे सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित अनुरक्षित किया जाता है वो क्या कहलाती है? ए ऑप्शन राष्ट्रीय राजमार्ग, ए हो गया। अगला प्रश्न था समय के दो अंतरालों के बीच वाला जो प्रश्न था, तो वो क्या हो गया अपना? स ऑप्शन इसका जनसंख्या वृद्धि हो गया। उसके बाद में बात करें अगला प्रश्न मलेशिया इंडोनेशिया वाला 11वां प्रश्न, स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? तो द ऑप्शन हो गया लादांग। उसके बाद में था वृहत झील आंतरिक जलमार्ग है वो कहां पर स्थित है? तो ए ऑप्शन हो गया उत्तरी अमेरिका की बात आ गई। इसी कड़ी में चलें अपने 12 के बाद 13वां जो अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो था भारतीय जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक कौन सा था? तो ब ऑप्शन हो गया अपना 1911 से 1921 के बीच में। उसके बाद में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो वो हो गया द ऑप्शन, यहां पर दिए गए ऑप्शन में सौर ऊर्जा वाला हो गया। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है भारत में सड़क जाल का विश्व में स्थान, भारत के सड़क जाल का विश्व में जो स्थान है वो कौन सा है? तो दूसरा, भारत का कौन सा स्थान है यहाँ पर? दूसरा हो गया। चमड़ा, लुगदी, कागज, वस्त्र, रसायन उद्योग कौन से प्रदूषण के कारक हैं? याद कीजिएगा अच्छे से, एक एक चीज अपने की हुई है और ये है जल प्रदूषण से जुड़े हुए हैं। बहुत ही प्यारा सा पेपर, जैसा सोचा वैसा ही। उसके बाद में रिक्त स्थान के प्रश्न थे, खालिस्तान ने नवनिश्चयवाद संकल्पना प्रस्तुत की थी, तो इसका उत्तर क्या हो गया अपना? वो हो गया ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर की बात है। अगर सिर्फ टेलर लिखा है तो भी सही हो जाएगा। भौतिक भूगोल खालिस्तान पर्यावरण का अध्ययन करता है, तो इसके अंदर आपको भरना था भौतिक पर्यावरण, और भौतिक नहीं भरा है। और अगर आपने प्राकृतिक भरा है तो वो भी सही है, भौतिक या प्राकृतिक यानी फिजिकल की बात आती है। उसके बाद में जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं तो वो खालिस्तान कहलाता है,
उद्गम, वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं वो उद्गम। जनवरी 1995 से गेट को किस में परिवर्तित कर दिया? WTO के अंदर। आप चाहे पूरा हिंदी में नाम लिख देते विश्व व्यापार संगठन, चाहे WTO लिखा है तब भी सही है और विश्व व्यापार संगठन लिखा है तब भी सही है। और इसी कड़ी में आगे है जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल पदार्थों के परिवहन के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसमें आ गया अपना पाइपलाइन। इस खालिस्तान में आपको क्या भरना था? पाइपलाइन है वो भरना था। उसके बाद बात करें छठा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का द्वितीय सघनतम जनसंख्या वाला राज्य, ये प्यारा क्वेश्चन, यानी सघनतम किसकी बात हो रही है? डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स की बात हो रही है, यानी जनसंख्या घनत्व की बात यहां पर हो रही है। तो दूसरा राज्य है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल की बात आ जाएगी। पहला बिहार, दूसरा पश्चिम बंगाल हो गया। भारत में नगरों का अभ्युदय किस काल में हुआ? प्रागैतिहासिक काल। देखिएगा कितना प्यारा प्यारा लाइनें जैसे बता रखी थी। खरीफ की फसलें किस मानसून के साथ बोई जाती है? तो लिखना था दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ है वो बोई जाती है। धरातलीय और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग किस में होता है? कृषि में होता है। अगर कृषि नहीं लिखी, सिंचाई लिखा है तब भी चलेगा, दोनों ही, कृषि या सिंचाई की बात। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके ऐशक है? तो ये लोहा के ऐशक है, आयरन के ऐशक है। तो ये अपने हो गए फिल इन द बैलेंस की बात हो गई। उसके बाद में आप देखिए जनसंख्या, अति लघुतरात्मक प्रश्न आगे। थोड़ा बहुत अगर आपने इधर उधर कर दिया गड़बड़ शब्दों में तो कोई दिक्कत नहीं। जनसंख्या प्रवास, सीधी सी बात है, माइग्रेशन का आपसे पूछा था तो लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर इधर उधर होना वो प्रवास हो गया। द्विपार्श्विक व्यापार, दो देशों के बीच वाली बात होगी। मानव निर्मित नौवहन नहर कौन सी है जिसमें जल बंधक तंत्र मिलता है? तो वो कौन सी होगी? पनामा नहर होगी। सुदूर जंगलों और पहाड़ी ढलानों पर एकांकी झोंपड़ियों के रूप में विकसित होने वाली बस्तियों को क्या कहा जाता है? तो वो आपको याद है, उनको क्या कहते हैं? परिक्षिप्त बस्तियां या एकांकी बस्तियां भी आप अगर ये उत्तर लिखा है तब भी सही है। और इसका हो गया अपना पनामा नहर की बात आ गई। फिर मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? HDI से आप क्या समझते हैं? तो याद होगा स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों की परफॉर्मेंस के आधार पर देशों का क्रम बनाना है वो HDI कहलाता है। अगर आपने अपने हिसाब से ये भी लिख दिया है भी ये मानव के विकास को नापता है, ये UNDP द्वारा जारी किया जाता है, अगर ऐसी बात लिखी है तब भी आपको नंबर हैं वो मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मिलता जुलता आंसर लिखा है तो नंबर 100% आपको मिलेंगे, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेने का। जल परिवहन सस्ता क्यों है? क्योंकि जल, इसमें कोई जल मार्ग है वो बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सातवां है, एक समझ का प्रश्न था सिंपल सा, एक उत्तरदायी नागरिक होने के नाते मानव जनित भू निम्नीकरण प्रक्रिया को आप कैसे रोकेंगे? तो यानी सीधी सी बात है, भू निम्नीकरण क्या है? भूमि को खराब होने से बचाना, उसकी क्वालिटी को खराब होने से बचाना था। तो हमें क्या करना चाहिए? आप ये कह सकते हो भी ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण है वो करना चाहिए, चारागाह क्षेत्र है वो विकास, उनका विकास करना चाहिए, कृषि के अंदर उर्वरक या रसायनों का, पेस्टिसाइडों का इस्तेमाल है वो कम से कम करना चाहिए। तो इस प्रकार से कोई एक जो रीजन है वो आप इसके अंदर दे सकते थे। उसके बाद में 1.5 नंबर वाला खंड ब आ जाता है। आर्थिक भूगोल के 2 उप क्षेत्रों की बात करें तो खूब सारे रटे हमने, संसाधन, कृषि, उद्योग, विपणन, ये सारे आ जाते हैं इसमें। कोल खहोज क्या है? 1.5 नंबर का है, तो वही सामूहिक कृषि को कहा जाता है और उससे रिलेटेड 1-2 लाइन आप उसमें ऐड भी कर सकते थे भी वो सामूहिक कृषि क्या है। पशु आधारित 2 उद्योगों की अगर हम बात करें तो वो क्या है? चमड़ा, ऊनी वस्त्र, हाथी दांत उद्योग, इनमें से कोई 2। भारत में बोली जाने वाली 3 भाषा परिवारों के नाम बताने थे तो ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी, तिब्बती, भारतीय, यूरोपीय, इनमें से कोई 2-3 लिखनी थी। सिर्फ नाम ही लिखने हैं, और एक्स्ट्रा लिखा है तो अच्छी बात, अगर वरना नाम लिखें तब भी नंबर पूरे मिलेंगे। शुष्क भूमि कृषि किसे कहते हैं? सिंपल परिभाषा देनी थी। जल प्रदूषण का दुष्परिणाम आपको बताना था, इनसे होने वाली बीमारियां बता देते भी, जल जनित बीमारियां, दस्त, आंतों कृमि, वो सारी बातें इसमें।
रेल पटरी को चौड़ाई के आधार पर 3 वर्ग माने गए हैं। उसमें बड़ी लाइन है, मीटर लाइन, छोटी लाइन, और साथ में अगर आपने लिख दिया है भी बड़ी लाइन के बीच 1.616 मीटर की चौड़ाई होती है पटरियों में, तो और भी अच्छी बातें हैं। समुद्री पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनसे जहाजी माल और यात्री है वो विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में भेजे जाते हैं। प्रवास के पीछे लोगों के क्या क्या उद्देश्य रहते हैं? बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए ही जो प्रवास है वो किया जाता है। आपको जब स्टार्टिंग चलती थी तो मैंने सारी चीजें आपको करवाई थी भी प्रवास क्यों किया जाता है। अच्छी अच्छी लाइनें ये। ट्रक कृषि पर खूब हमने अभ्यास किया है। सारे क्वेश्चन देखेंगे वैसे के वैसे। खंड से ग्रामीण विपणन केंद्र की विशेषताएं बताइए अथवा में नगरीय बाजार। अगर आपने गांवों के बारे में, दुकानों के बारे में लिख दिया या शहर की दुकानों के बारे में लिख दिया है तो रिलेटेड एग्जैक्ट जो पढ़ा है वो लिख दिया तो पूरे मिल ही जाएंगे। और अगर आपने मिलता जुलता आंसर भी कुछ 2-4 लाइनों में लिखा है तब भी 3 में से 1-1.5 नंबर आपको एग्जामिनर है वो देंगे। कोई टेंशन मत रखिएगा। अगर किसी बच्चे के कोई घबराहट है, अब भू उपयोग को प्रभावित 3 परिवर्तन सोचिएगा कौन सा क्वेश्चन जो आपकी शीट या उससे पहले जो हमने अभ्यास किया कौन सा क्वेश्चन बाहर है। अथवा वाले भी आ रहे हैं। मैंने कहा इस बार ये वन क्षेत्र, गैर कृषि, प्रतिभूमि, ये सारे इंपॉर्टेंट है। उसने 3 पूछ लिए भाई, अथवा में से है। और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा पे बात की, प्री बोर्ड लिए वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, शीट में से क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 पेटियों का कोई वर्णन करना था। बड़ा क्वेश्चन यही क्वेश्चन। रोपण कृषि की 4 फसलों के नाम आपने क्षेत्र, फसलें याद किए, विशेषताएं देखिएगा। अब निबंधात्मक प्रश्न भले ही है, कोई बहुत ज्यादा पेज भरने की नौबत ही नहीं है। मैंने कहा ज्योग्राफी साइंस की तरह होता है, जितना उत्तर बनता है लिख दीजिए। अथवा में गहन कृषि वाला था, अच्छे से आपका तैयार करवाया है। नियोजन वाला था, पर्वतीय क्षेत्र वाला कर दीजिए चाहे, अथवा में सतत पोषणीय विकास का ये भी अपना किया हुआ था सारा। तो मिलता जुलता आंसर देखिएगा, लगभग आपका सही है तब भी पूरे मिलेंगे। मिलता जुलता आपने लिखा है तो 4 में से 100% 2-2.5 नंबर आपको मिल जाएंगे, यानी 50% 40% मार्क्स मिलेंगे। इसलिए घबराइएगा नहीं। और आधा 1 नंबर इधर उधर हो जाए तो उसके लिए क्या रोना है, कोई रोना मत लग जाना भी अरे मेरा आधे नंबर का गलत हो गया। विश्व मानचित्र कौन सा? बिल्कुल सिंपल आपसे पूछे हैं तेल शोधन कारखाने, ये बिल्कुल सिंपल मैप का क्वेश्चन। आप सबको ढेर सारी बधाइयां। वास्तव में पेपर को देखा, मजा आ गया। बच्चे बड़े खुशी के साथ दौड़ते हुए स्कूल में पहुंचे थे भी सर ये क्या कर दिया, सब कुछ वही आ गया जो बार बार पढ़ते थे। और हमें तो ये लगता था क्या पता क्या आएगा। जबकि याद कीजिए पहली रात ही मैंने क्या कहा था, आपको सबसे आसान पेपर जियो का मिलने वाला है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब इसी जोश और जुनून को बनाए रखिएगा। ये सिद्धिविनायक परिवार के प्रति आपने जो विश्वास जो जताया है उसके लिए भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आगे जो बचे हुए पेपर हैं उसी जोश खरोश के साथ तैयारी कीजिएगा। पेपर बिल्कुल ऐसे ही आने वाले हैं। बस जो भी बीच में गैप आ रहा है उसको अच्छे से आपको रिवाइज करवाना है। अपने सपने सच होंगे, बस मन में विश्वास रखिएगा, जीत जाएंगे हम। उसको एक ही बात कहना है भी वो आपके साथ है। बस एक बार फिर आपको अगले पेपर्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।